हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, जो कि है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। पूरी केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस ही पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस कुछ लॉज फॉलो करती हैं जो कि हमें पढ़ने हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर में। 6 लॉज टोटल हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हेडिंग डालो। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को हमें दिया था लेवोइजर साइंटिस्ट ने। लेवोइजर नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये लॉ हमको दिया था। अब देखते हैं ये लॉ क्या कहता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट बना रहा है, जो एरो होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट होते हैं। अगर रिएक्टेंट्स का मास मिला के m1 है और प्रोडक्ट का मास m2 है, इस लॉ के अकॉर्डिंग m1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू m2। तो सिंपल लॉ है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। चलो इस लॉ की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट for any physical or chemical change mass of reactant is equal to मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये लॉ कहता है फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। तो चलो समझते हैं फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंज क्या होते हैं। सो गाइस, फिजिकल चेंज का एग्जांपल क्या होगा। फिजिकल चेंज होता है स्टेट चेंज होना किसी भी सब्सटेंस की। स्टेट क्या होती है, सॉलिड से लिक्विड बन जाना या लिक्विड से गैस बन जाना, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम आइस को हीट कर दें तो उसका वाटर बन जाएगा। आइस का फॉर्मूला क्या होता है, H2O सॉलिड, और वाटर का क्या होता है, H2O लिक्विड। तो ये लो क्या कहता है, अगर 1 kg आइस को हम हीट करके वाटर बनाएंगे तो 1 kg ही वाटर बनेगा। तो फिजिकल चेंज में भी ये लो फॉलो हो रहा है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। चलो अब केमिकल चेंज का देख लेते हैं। केमिकल चेंज क्या होते हैं, जिसमें कि केमिकल चेंज होते हैं जिसमें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है और प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती है। चलो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर हाइड्रोजन गैस है, वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन गैस के साथ, वो बनाती है H2O लिक्विड। यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, H2O लिक्विड है। इसका फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला अलग है और इसका फॉर्मूला अलग है। फॉर्मूला भी चेंज हो रहा है केमिकल चेंज में और प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही हैं। हाइड्रोजन एक कंबल्सिव सब्सटेंस है, ऑक्सीजन कंबल्सन को सपोर्ट करता है, और वाटर कहीं पे भी आग लगी हो, आपको भी पता है आग बुझाने में काम आता है। तो एक सब्सटेंस आग लगाता है, एक सब्सटेंस
आग सपोर्ट करता है ज़्यादा बढ़ाने में, और जो उनसे मिलके बन रहा है वो आग बुझाने में काम आता है। तो केमिकल चेंज क्या होता है, इसमें प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती है। लेकिन बैक टू द पॉइंट, इसमें भी अगर मास ऑफ रिएक्टेंट है m1 और प्रोडक्ट का मास है m2, तो यहाँ पे भी m1 विल बी इक्वल टू m2, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर एनी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस लॉ पे। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करते हैं, अगर 1 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करता है 2 ग्राम ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट टू गिव 1 ग्राम ऑफ NaNO3 plus AgCl. Find the mass of AgCl. इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या कह रहा है, NaCl रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ और दे रहा है सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3। ये कह रहा है NaCl का मास है 1 ग्राम और AgNO3 का मास है 2 ग्राम। इससे बन रहा है 1 ग्राम ऑफ NaNO3, 1 ग्राम ऑफ NaNO3। तो ये पूछ रहा है इसका मास कितना होगा सिल्वर क्लोराइड का। तो हम लगा देंगे m1 इज इक्वल टू m2 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो 2 + 1 क्या हुआ, 3 इज इक्वल टू x + 1 ग्राम। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 1, 2 ग्राम आ जाएगी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ग्राम। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 ग्राम। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं इस कंसेप्ट से। तो चलो समझते हैं, एक्सेप्शन भी है इस केस में कुछ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक जगह फॉलो नहीं होता। चलो देखते हैं कहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, आपने नाम सुना होगा न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और साइंटिस्ट ने क्या देखा, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बना रहा है प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है बहुत ज़्यादा। रिएक्टेंट का मास मान लो m1 था, प्रोडक्ट का मास मान लो m2 था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से m1 शुड बी इक्वल टू m2। बट साइंटिस्ट ने क्या देखा, m2 का जो मास है वो कम आ रहा है। फिर साइंटिस्ट ने पता लगाया कि कम क्यों आ रहा है। तो साइंटिस्ट ने बताया कि जो कुछ मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए m1 m2 के इक्वल नहीं आ रहा है। और उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। फिजिक्स का मेन टॉपिक होता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वहाँ पे आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है एनर्जी इज इक्वल टू mc²। यहाँ पे एनर्जी है E, m है मास, c है स्पीड ऑफ लाइट। तो E इज इक्वल टू mc² है। अगर आप मैथ करते हो तो आपको पता होगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m हो गया। तो आपको क्या पता लगा कि एनर्जी और मास में रिलेशन है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसलिए मास डिफेक्ट आ रहा है। और साइंटिस्ट ने फॉर्मूला भी लगाया, डेल्टा m जो चेंज आएगा, कितना मास कम हुआ है, उसका फॉर्मूला होगा E/c²। जितनी एनर्जी रिलीज हुई है डिवाइडेड बाय c², स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर कर देंगे, मास डिफेक्ट आ जाएगा। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने मॉडिफाइड फॉर्म बनाई इस एक्सेप्शन के लिए, न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए, जिसकी स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं अभी। चलो लिखते हैं।
मॉडिफाइड फॉर्म की स्टेटमेंट। मॉडिफाइड स्टेटमेंट क्या बताई? इसे कहते हैं मॉडिफाइड फॉर्म। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ये मॉडिफाइड फॉर्म है। इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या होती है? एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल। हम जैसे हमने देखा एनर्जी और मास इंटर कन्वर्टेबल है। एंड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस, एक्सेप्शन कहाँ आया है? न्यूक्लियर रिएक्शंस में। सम ऑफ मास एंड एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। मॉडिफाइड फॉर्म कहती है एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए सम ऑफ मास एंड एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्वल होगा। तो ये है मॉडिफाइड फॉर्म। चलो अपना सेकंड लॉ पढ़ते हैं। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। जो ये लॉज हैं इनकी डायरेक्टली स्टेटमेंट भी आ सकती है, तो जो मैं स्टेटमेंट लिखवाता हूँ इनकी उसको भी अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। आपको डेफिनेशन लिखनी है, इसकी स्टेटमेंट लिखनी है। तो चलो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट ए कंपाउंड is found to be made up of same elements combined together in fixed ratio मास। ये लो हमको दिया था, साइंटिस्ट का नाम था प्राउस्ट। तो ये लो कहता है एक कंपाउंड जो होता है वो सेम एलिमेंट्स का ही बनेगा। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड हम कहें किस चीज़ का बना है? कार्बन का और ऑक्सीजन का। अगर हम अमेरिका में किसी आदमी से पूछें कि कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज़ का बना है? कार्बन का एंड ऑक्सीजन का। बहुत ही सिंपल लो है। ये लो कहता है एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल CO2, ये सेम एलिमेंट्स का ही बनेगा। अब चाहे C+O2 गिव CO2 इस रिएक्शन से बने, CH4+O2 गिव CO2 प्लस H2O चाहे इस रिएक्शन से बने। जो CO2 है वो तो कार्बन का और ऑक्सीजन का ही बना है। यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। तो यही कहता है ये लो एक कंपाउंड जो होता है सेम एलिमेंट से बनेगा, कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास। चलो फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास मैं आपको निकालना सिखाता हूं, कैसे निकालते हैं फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास। मास रेशियो ऐसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड होता है। पहले एक एलिमेंट का मास लिखो 12, फिर दूसरे एलिमेंट का मास लिखो। यहाँ पे कितना मास होगा? 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा? 32। इसको फर्दर हम करेंगे तो क्या आएगा? 3:8। तो CO2 का रेशियो क्या आ रहा है? 3:8। चाहे हम CO2 कैसे भी बनाएं,
C प्लस O2 गिव CO2 बनाएं, या CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O ऐसे बनाएं। इस कार्बन डाइऑक्साइड का भी रेशियो आएगा 3:8 और इस कार्बन डाइऑक्साइड का भी रेशियो आएगा 3:8। तो ये लो यही कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी कंपाउंड उसका फिक्स रेशियो मास होगा और सेम एलिमेंट्स का बना होगा। चलो इसको डिटेल में समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 1.8 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन to give 3 gram of metal oxide. Same metal 1.5 gram combine with steam to give 2.5 gram of metal oxide. Show this follow law of constant proportion. हमें बताना है कि ये लो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखते हैं फर्स्ट केस में मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड बना रहा है। मेटल का मास है 1.8 ग्राम और मेटल ऑक्साइड का मास है 3 ग्राम। तो मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है हमको, मेटल बाय ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है। मेटल का मास क्या है 1.8 ग्राम। ऑक्सीजन का क्या होगा, मेटल ऑक्साइड में से मेटल का माइनस कर दो, ठीक है। तो ऑक्सीजन का मास आ जाएगा 3 माइनस 1.8 ग्राम, कितना आ गया 1.2 ग्राम आ गया। तो डिवाइडेड बाय 1.2 ये आया 1.5। अब सेकंड केस देखते हैं क्या है। सेकंड केस में कह रहा है 1.5 ग्राम तो मेटल का मास है और वो 2.5 ग्राम मेटल ऑक्साइड दे रहा है। तो यहाँ पे भी m और o का रेशियो निकालते हैं। अगर 1.5 आ गया तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। तो 2.5 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 ग्राम और मेटल का मास क्या दे रखा है 1.5 ग्राम, ये तो ऑलरेडी गिवन है। तो इसका रेशियो भी क्या आया 1.5। तो यस ये लॉ फॉलो हो रहा है। तो इस केस में भी थोड़े बहुत एक्सेप्शन होते हैं, इस लॉ में भी एक्सेप्शन होते हैं। जैसे पिछले लॉ में थे न्यूक्लियर रिएक्शन का एक्सेप्शन, इस लॉ में भी एक्सेप्शन है। कहाँ पे एक्सेप्शन है, साइंटिस्ट ने देखा जो आइसोटोप्स होते हैं, साइंटिस्ट ने देखा जिन कंपाउंड में आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कोई एलिमेंट, तो ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा। सबसे पहले हम देखते हैं आइसोटोप होते क्या हैं समझने के लिए। आइसोटोप होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। अब समझते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। अब मान लो ऑक्सीजन है, जो हम नीचे लिखते हैं वो होता है एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखते हैं वो होता है मास नंबर। अब ऑक्सीजन जो है उसका एक और आइसोटोप है जिसका कि मास होता है 18, एटॉमिक नंबर क्या होता है सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। तो ये क्या है आइसोटोपिक फॉर्म है। अब मान लो इस ऑक्सीजन से कोई वाटर बना है H2O और दूसरा वाटर बना है इस वाले ऑक्सीजन से, तो वो भी होगा H2O। यहाँ पे रेशियो क्या आएगा 2:16 और यहाँ पे क्या रेशियो आएगा, हाइड्रोजन का वेट तो 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट क्या है 18, तो 2:16 यहाँ पे 2:18। इसका मतलब ये लो फॉलो नहीं हो रहा। कंपाउंड दोनों क्या है सेम है, सेम एलिमेंट्स के बने हैं लेकिन फिक्स रेशियो मास में नहीं है, इसलिए लो फॉलो नहीं होता। यहाँ पे एक और केस है जहाँ पे ये लो फॉलो नहीं होता, आइसोमर्स के केस में। चलो देखते हैं उस केस को भी।
सो गाइज आइसोमर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, चलो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। अगर CH3 CH2 CHO कंपाउंड दिया हुआ हमने और दूसरा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे इस कंपाउंड को कहते हैं एल्डिहाइड और इस कंपाउंड को हम कहते हैं कीटोन। बिल्कुल अलग है, रेशियो बिल्कुल अलग है इसमें, लेकिन देखते हैं इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है क्या। मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर देखते हैं सिर्फ, जैसे कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, C3 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, H6 1 ऑक्सीजन 1 O। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, ये तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 3C 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 6H 1 ऑक्सीजन 1 O। तो दोनों का हमने क्या देखा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, इस वजह से रेशियो डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पे भी ये लो फॉलो नहीं हो रहा। तो गाइज ये 2 लो आप अच्छे से करो, लिख के प्रैक्टिस करनी है दोनों लॉज की। दोनों में एक्सेप्शन है, फर्स्ट लॉ में एक्सेप्शन है न्यूक्लियर रिएक्शन, सेकेंड लॉ में एक्सेप्शन है आइसोटोप्स एंड आइसोमर्स। दोनों लॉज की स्टेटमेंट 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करनी है और जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उनको भी आपको ध्यान से करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।